हेलो दोस्तों, इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। समीक्षा अधिकारी सामान्य अध्ययन, यह एक फुल मॉक टेस्ट है। तो आज हम इस मॉक टेस्ट को लगाएंगे। यहाँ पर जो है सभी प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे उसी पैटर्न पर, जिस पैटर्न पर आपको आरओ का पेपर देखने को मिला था। तो इसको अच्छे से लगाएंगे और अच्छे से इसका अध्ययन भी करेंगे। क्लास को हम शुरू करते हैं। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें एवं नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। सूची फर्स्ट में अभिलेख दिए गए हैं और सूची सेकंड में शासक या राजवंश यहाँ पर दिए गए हैं। मंदसौर अभिलेख का संबंध था यशोवर्मन से, ए का यहाँ पर 3 आएगा। बेसनगर का अभिलेख संबंधित है हेलियोडोरस से, बी का 1 आएगा। रब तक कनिक से संबंधित है तो यहाँ पर 4 आएगा। देवपाड़ा का अभिलेख संबंधित है विजयसेन से, डी का 2 आएगा। इस प्रकार हमारे प्रश्न का राइट आंसर हुआ ऑप्शन ए विकल्प 3-1-4-2। प्रश्न नंबर 2, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। अभिकथन ए और दूसरे को कर्ण आर कहा गया है। अभिकथन ए, सातवाहन काल में महिलाओं की स्थिति अच्छी थी। सातवाहन काल में महिलाओं को शिक्षा तथा संपत्ति का अधिकार था। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन ए है। यहाँ पर ए तथा आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या करता है। सातवाहन काल के शासकों ने चांदी और शीशे के सिक्के भी चलाए थे। तो इस प्रकार जब संपत्ति जहाँ होती है वहाँ शिक्षा भी अच्छी होती है और महिलाओं की स्थिति भी बेहतर होती है। इस तरीके से आप इसको थोड़ा सा रिलेट करके याद रख सकते हो। प्रश्न नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चुनाव कीजिए। गुप्त काल में भू राजस्व की दर 1/6 थी। बिना जोती हुई भूमि को अपृहत कहा जाता था। व्यापार को विदग भागम कहा जाता था। कुल्यवाप तथा दोणवाप भूमि माप की इकाइयाँ हैं। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सही सुमेलित नहीं है। हमने आपको ये प्रश्न करा था कि विदग भागम का संबंध किससे है, तो बताया था हमने इसका संबंध जो है सिंचाई कर से है। तो यहाँ पर जो है तीसरे वाला पॉइंट सही नहीं है, तो पहला भी काट दीजिए और बी को भी काट दीजिए। और हम जानते हैं कि गुप्त काल में भूमि राजस्व की दर 1/6 थी, तो पहले वाला कथन बिल्कुल करेक्ट है। तो पहला कथन करेक्ट हो चुका है और तीसरा गलत हो चुका है। तो इस प्रकार यहाँ पर सी राइट आंसर है, जबकि अन्य सभी पॉइंटों को यहाँ पर ध्यान से देखना है। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। हस्तिनापुर का उत्खनन बीवी लाल के नेतृत्व में किया गया। भारत में चांदी के सिक्कों के प्राचीनतम प्रमाण उत्तर वैदिक काल से प्राप्त होते हैं। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। राइट आंसर ऑप्शन ए है। यहाँ पर केवल फर्स्ट वाला कथन सही है। भारत में चांदी के सिक्कों के प्राचीनतम प्रमाण उत्तर वैदिक काल से नहीं, हड़प्पा काल से प्राप्त हुए। उस समय जो दोस्तों चांदी के सिक्के हड़प्पा काल से ही प्राप्त हुए थे। ये टेस्ट थोड़ा सा कठिन रहेगा, परंतु यहाँ पर हमको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए और दूसरे को कर्ण आर कहा गया है। अभिकथन ए, चोल साम्राज्य में उत्तम ग्राम प्रशासन था। सही पॉइंट है। उत्तर मेरूर अभिलेखों से ग्राम प्रशासन का ब्यौरा प्राप्त होता है। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। तो यहाँ पर ऑप्शन बी राइट आंसर है। ए तथा आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या नहीं है। प्रश्न नंबर 6, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें एवं दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करें। ग्रंथकार और यहाँ पर मूल ग्रंथ दिया गया है कि इसका संबंध किस ग्रंथ से है। वराहमिहिर का संबंध है बरदत्त संहिता से, ए का यहाँ पर 2 आएगा। विशाखदत्त संबंधित है देवी चंद्रगुप्तम, बी का 3 आएगा। बिल्हण का संबंध है विक्रमांक देवचरित्रम, सी का 4 है। मेरुतुंग प्रबंधन चिंतामणि,
डी का यहाँ पर 1 है। राइट आंसर ऑप्शन बी है। 2 3 4 1। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 7, चित्तौड़ के कीर्ति स्तंभ का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? हम सभी जानते हैं, तो ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है, राणा कुंभा। प्रश्न नंबर 8, होयसलों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। होयसल राजवंश की राजधानी द्वार समुद्रम थी। द्वार समुद्रम का वर्तमान नाम हेलीब्रिड है। चैन केशव मंदिर जिसका निर्माण होयसल शासक विष्णुवर्धन ने करवाया था, हेलीब्रिड में स्थित है। उसके बाद सोमनाथपुरा स्थित केशव मंदिर का निर्माण होयसल शासकों ने करवाया था। तो यहाँ पर जो है सही सुमेलित नहीं है पॉइंट नंबर 3, तो पॉइंट नंबर 3 को हटा दीजिए। तो राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए विकल्प हो चुका है। देखिए, चैन केशव मंदिर का निर्माण तो विष्णुवर्धन ने ही करवाया था, जो कि होयसल शासक थे, परंतु यह हेलीब्रिड में नहीं, यह है बेलूर में है। बेलूर कर्नाटक राज्य में यह मंदिर स्थित है। केशव मंदिर सोमनाथपुरा में है, भगवान विष्णु संबंधित मंदिर है ये। और चैन केश्वर मंदिर को विजयनारायण मंदिर भी कहा जाता है। इसका निर्माण जो है 1117 ईस्वी में विष्णुवर्धन ने करवाया था। सभी पॉइंट यहाँ पर इम्पोर्टेंट हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। देखिए, टेस्ट को जो इग्नोर मत कीजिएगा, लगाते हुए चलिएगा, कहाँ से क्या कुछ मिल जाए कुछ पता नहीं भाई। अगर आरओ एग्जाम निकालना है तो कड़ी मेहनत करनी होगी। हिंदी खड़ी बोली का जनक किसे माना जाता है? राइट आंसर ऑप्शन डी है, अमीर खुसरो को। प्रश्न नंबर 10, मुगल प्रशासन के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अकबर के शासनकाल में सैन्य विभाग का प्रमुख मीर बख्शी था। दूसरा पॉइंट देखिए, अकबर द्वारा लागू की गई मनसबदारी व्यवस्था मंगोल व्यवस्था से प्रभावित थी। जब्ती प्रणाली जागीर ने शुरू की थी। देखिए, हमने आपको बताया था कि जब्ती प्रणाली को अकबर के शासनकाल में शुरू किया गया था टोडरमल के द्वारा। तो तीसरे वाला पॉइंट यहाँ पर गलत है। 2 अफसा तथा सिंह अफसा प्रथा जागीर ने शुरू की थी। फोर्थ वाला पॉइंट भी सही है। तो राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प है। 1 2 एवं 4 यहाँ पर बिल्कुल सही है। प्रश्न नंबर 11 है, निम्नलिखित संस्थाओं को उनके स्थापना के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए। नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। इस प्रकार के प्रश्न जो है ज्यों के त्यों परीक्षा में रिपीट होते हैं, तो आप इम्पोर्टेंट की श्रेणी में इसको डाल दीजिए। बंग भाषा प्रकाशिका सभा की स्थापना की गई थी 1836 ईस्वी में। राजा राम मोहन राय के सहयोगियों के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की स्थापना 1851 ईस्वी में की गई थी। कोलकाता में पूना सार्वजनिक सभा, इसकी स्थापना की गई थी 1867 ईस्वी में। गणेश वासुदेव जोशी के द्वारा, गोविंद महादेव राणा के द्वारा। मद्रास महाजन सभा की स्थापना की गई थी 1884 ईस्वी में। तो इस प्रकार यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन ए विकल्प है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। तो मैंने आपको बताया है किस तरह के प्रश्न जो है जो के त्यों आते हैं, कैसे भी इसको प्रेजेंट कर लीजिएगा इन चारों को, और इसकी ट्रिक बना करके इसको याद कर लीजिएगा। प्रश्न नंबर 12 है, 1857 के क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर सर जॉन बेटन हेर्से थे। 1857 के आंदोलन के सरकारी इतिहासकार एसन सेन थे। वीडी सावरकर ने 1857 के विद्रोह को प्रथम स्वतंत्रता संग्राम का नाम दिया था। देखिए, क्या पॉइंट ये जानते नहीं, हम जानते हैं। विद्रोह के दमन के बाद सेना के पुनर्गठन के लिए पील आयोग का गठन किया गया था। फोर्थ वाला पॉइंट भी यहाँ पर सही है, और यहाँ पर दूसरा और पहला पॉइंट भी सही है। तो जरूर याद रखना है, विद्रोह के समय बैरकपुर में ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर सर जॉन बेटन हेर्से थे। तो यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी विकल्प है। यहाँ पर सभी पॉइंट सही लिखे हुए हैं। देखिए, टेस्ट को आपको अभी थोड़ा हार्ड लग रहा होगा, परंतु मेरे अनुसार आप इसको 1 से 2 बार वीडियो को बाद में ज़रूर वॉच कीजिएगा। सभी प्रश्न आपके याद हो जाएंगे और फिर ये आसान लगने लगेगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कर्ण आर कहा गया है। नील विद्रोह
1859 और 60 में हुआ था। बंगाल के किसानों के द्वारा दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास के नेतृत्व में किया गया था। कारण, हिंदू पेट्रियाट के संपादक हरिश्चंद्र मुखर्जी ने अपने पत्र के माध्यम से नील आंदोलन का जमकर समर्थन किया। तो यहाँ पर जो है दोनों कथन सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है, तो बी यहाँ पर राइट आंसर है। हिंदू पेट्रियाट के संपादक थे हरिश्चंद्र मुखर्जी और इन्होंने नील आंदोलन का जमकर जो समर्थन किया था। और नील आंदोलन को हम सभी जानते हो कि 1860 में यह आंदोलन हुआ था। प्रश्न नंबर 14 है, नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का यहाँ पर चयन करना है। 19वीं शताब्दी के महान पारसी समाज सुधारक B.M. मालाबारी के प्रयासों से 1891 में द इज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित हुआ। तो देखिए, इनके समय में इस एक्ट को पारित किया गया था। बेहराम जी मालवारी एक पारसी थे। यहाँ पर दिया गया है कि ये एक पारसी थे, पारसी पत्रकार और लेखक थे। इनके बारे में जाने तो इन्होंने भारत में महिलाओं के सामाजिक सुधार के लिए प्रयास किया था। पॉइंट नंबर 2, विष्णु शास्त्री विधवा पुनर्विवाह हेतु महाराष्ट्र में आंदोलन चलाया था। विधवा पुनर्विवाह के लिए महाराष्ट्र में आंदोलन चलाया था विष्णु शास्त्री ने। तो यहाँ पर दोनों ही कथन जो है सही है, दोनों स्टेटमेंट सही लिखे हुए हैं। प्रश्न नंबर 15 है, सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। पत्र और यहाँ पर संपादक दिया गया है। मुख्य नायक जो पत्र था, इसके संपादक थे B.R. अम्बेडकर, ए का यहाँ पर 2 आएगा। कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट, बी का 1 आएगा। समाचार दर्पण J.C. मार्समैन, तो सी का 4 आएगा। बॉम्बे क्रॉनिकल फिरोज शाह मेहता, डी का 3 आएगा। 2, 1, 4, 3 राइट आंसर ऑप्शन बी है। 2, 1, 4, 3। देखिए, जब प्रश्न याद होते हैं तो वो अच्छे लगने लगते हैं। यहाँ पर ये प्रश्न हम सभी को बार बार पढ़ने से याद हो चुका है, इसलिए हमने इसका आंसर झट से जो लगा दिया है। हमने क्या, आप सभी ने लगा दिया है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण कहा गया है। अभिकथन ए, रॉयल एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून कहा गया। बिल्कुल सही बात है, और आप सभी जानते हो रॉयल एक्ट मार्च 1919 में यह कानून आया था। कारण, रॉयल एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार किसी को भी जब तक चाहे बिना मुकदमा चलाए जेल में रख सकती है। देखिए, दोनों पॉइंट ही हम जानते हैं, तो अच्छे से हम इसका आंसर लगा देंगे। ए राइट आंसर है। ए तथा आर दोनों सत्य है, और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। बिल्कुल आरओ पैटर्न पर ही ये मॉक टेस्ट है। तो जो उचित पॉइंट लगे आप उसको नोट कीजिएगा और देखते हुए लगाते हुए सेट को चलिएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 1942 ईस्वी में बम्बई अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने भारत छोड़ो प्रस्ताव को पेश किया। सरदार पटेल ने भारत छोड़ो प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया। ये वाला पॉइंट यहाँ पर गलत है, और पहले वाला पॉइंट बिल्कुल करेक्ट लिखा हुआ है। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न लगाइए। कांग्रेस के नागपुर सत्र जो कि 1920 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो नागपुर अधिवेशन जो है कांग्रेस का 1920 में हुआ था। कांग्रेस ने पहली बार रियासतों के प्रति अपनी नीति घोषित की। तो ये बात बिल्कुल यहाँ पर सही है, सीखने को नया पॉइंट मिल रहा है। इस अधिवेशन के पश्चात प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन भाषाई आधार पर किया गया। तो यहाँ पर सही उत्तर का चयन करना था। इसके संबंध में दोनों कथन यहाँ पर सही है। 1920 में नागपुर अधिवेशन हुआ और यहाँ पर प्रांतीय कांग्रेस समितियों का गठन किया गया भाषाई आधार पर। प्रश्न नंबर 19, ब्रिटिश इंडिया के विकास के संदर्भ में किसने कहा था कि भारत का विकास ब्रिटिश उद्योगों के लिए सब्सिडी की तरह देखना चाहिए? दादा भाई नौरोजी, G.V. जोशी, R.C. दत्त, लाला लाजपत राय। तो बी प्रश्न का राइट आंसर है। यह कथन कहा था G.V. जोशी ने। एक अच्छा इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 20, निम्नलिखित में कौन 19 के नागपुर षड्यंत्र में शामिल नहीं था? तो डी राइट आंसर है। बरिंदर घोष जो शामिल थे उनको याद कर लीजिए। मुजफ्फर अहमद, शौकत उस्मानी और नीलनी गुप्ता, ये सभी कानपुर षड्यंत्र केस में शामिल थे। प्रश्न नंबर 21 है,
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन करना है। एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना सर विलियम जोन्स ने की थी। ये पॉइंट सही है और 1784 में इसकी स्थापना की गई थी के द्वारा। सेकंड पॉइंट देखिए, चार्ल्स वुड ने भारत में शिक्षा के लिए अधोमुखी निस्यंदन सिद्धांत डाउनवर्ड फेडरेशन थ्योरी का प्रतिपादन किया। तो यहाँ पर जो है पहले वाला कथन सही है और सेकंड वाला कथन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। भारत में शिक्षा के लिए डाउनवर्ड फेडरेशन थ्योरी का प्रतिपादन चार्ल्स वुड ने नहीं किया था। किसने किया था? लॉर्ड मैकाले ने इसका प्रतिपादन किया था। और कब किया था ये क्या प्रश्न पूछ लिया जाए? 1835 ईस्वी में। देखिए, इस थ्योरी का जो उद्देश्य था इनके माध्यम से यह था कि शिक्षा को जो है उच्च लोगों से निम्न लोगों तक पहुंचाना, यानी उच्च लोग जो शिक्षित होंगे तो वह शिक्षा छन छन करके निम्न लोगों तक पहुंच सके। यही इनका यहाँ पर उद्देश्य था, यानी कि इस थ्योरी का यही उद्देश्य था। फिल्ट्रेशन थ्योरी का यही मतलब था। नेक्स्ट प्रश्न हम देखते हैं। यहाँ पर जो है जलपोतों के संदर्भ में मिलान हमको यहाँ पर करना है। पेंगोंग त्सो कहाँ पर है ये? तो ये पॉइंट जान लीजिए, ये आपका है लद्दाख में। अब तो आपको इसका पता चल चुका होगा कि यह एक ग्लेशियर झील है। ए का यहाँ पर 1 आएगा। नैनीताल टेक्टोनिक झील है, तो बी का यहाँ पर 2 आएगा। डिडवाना जो कि राजस्थान में है और यह एक लवणीय झील है, सी का 3 आएगा। वेमनाड यह लेगुन झील है जो कि केरल में, और केरल में बहुत सारी लेगुन झीलें हैं। इस प्रकार यहाँ पर राइट आंसर ऑप्शन डी विकल्प है। सभी यहाँ पर एक दूसरे के सामने सही से सुमेलित हो रहे हैं। प्रश्न नंबर 23, एल नीनो के संदर्भ में। ये प्रश्न हमने कई सेट में करा है, ये टॉपिक बन चुका है, तो इसको आप जरूर अच्छे से अध्ययन कीजिएगा। कई बार परीक्षा में इससे प्रश्न जो है बना है। बहुत अच्छा सेट है ये। तो चलिए इसके बारे में जान लेते हैं। यह एक जटिल मौसम तंत्र है जो हर 5 से 10 वर्ष पर प्रकट होता है। तो यह बात बिल्कुल यहाँ पर सही लिखी हुई है। यह भूमध्य रेखीय उष्ण समुद्री धारा का विस्तार मात्र है जो अस्थायी रूप से ठंडी पेरुविन अथवा हेम्बोल्ट धारा पर प्रतिस्थापित हो रही है। क्या ये पॉइंट हमने नहीं कराया? प्रश्न कराया था, बिल्कुल सही है। यह भूमध्य रेखीय वायुमंडलीय परिसंचरण में विकृति उत्पन्न करती है, तो यह भी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। इससे सागर में प्लवक की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, फलस्वरूप मछलियों की संख्या बढ़ जाती है। ये पॉइंट बिल्कुल सरासर यहाँ पर गलत है, और यहाँ पर ऊपर के तीनों पॉइंट एल नीनो के संदर्भ में सही लिखे हुए हैं। तो राइट आंसर ऑप्शन सी विकल्प है। इन सभी पॉइंट को अच्छे से आपको देख लेना है, क्योंकि इससे प्रश्न जो बार बार परीक्षा में पूछा जा रहा है। एल नीनो एक गर्म भूमध्य सागरीय जलधारा है। प्रश्न नंबर 24, नीचे 2 कथन दिए गए हैं। एक को अभिकथन ए तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन ए, प्रायद्वीपीय पठार में धरातलीय विविधता पाई जाती है। प्रायद्वीपीय पठार में आपको धरातलीय विविधता देखने को मिलती है, बिल्कुल सही कथन है। प्रायद्वीपीय भारत का निर्माण अनेक टेक्टोनिक प्लेटों के सम्मिलित से हुआ है। नहीं, ये बिल्कुल यहाँ पर गलत कथन है। तो यहाँ पर ऑप्शन सी राइट आंसर है। ए सही है, परंतु आर यहाँ पर गलत है। जो उचित लगे भाई उसे नोट कीजिएगा, वरना इस क्लास को 1 से 2 बार जरूर वॉच कीजिएगा। आरओ एग्ज़ाम हमको निकालना है, अच्छे से हमको मेहनत जो है करनी होगी। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। झेलम नदी कश्मीर घाटी के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित वेरीनाग झरने से निकलती है। तो झेलम नदी जो है वेरीनाग झरने से निकलती है, ये वाला कथन यहाँ पर बिल्कुल सही लिखा हुआ है। रावी नदी रावी सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है। क्या ये यहाँ पर सही है? नहीं, बिल्कुल सही नहीं लिखा हुआ है। सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी का नाम है चिनाब नदी है। तो यहाँ पर केवल पहले वाला कथन सही था। प्रश्न नंबर जो है 26, सतलुज नदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए।
नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही कथन का चयन करें। तो सतलुज नदी के संदर्भ में जानना है यहाँ पर। यह एक अनुवर्ती नदी है। यहाँ पर दिया गया है कि यह एक अनुवर्ती नदी है। देखिए, यह एक अनुवर्ती नदी नहीं है, यह एक पूर्ववर्ती नदी है। पूर्ववर्ती नदी वे नदियाँ होती हैं जो हिमालय को काट करके दक्षिण की ओर जो है प्रभावित होती हैं। ठीक है भाई। और दोस्तों, पूर्ववर्ती नदी जो है अपनी दिशा का मार्ग नहीं बदलती है, ये बहती रहती हैं। इस प्रकार की नदी में सतलुज नदी है और गंगा भी आपकी पूर्ववर्ती नदी का ही उदाहरण है। ब्रह्मपुत्र भी पूर्ववर्ती नदी का ही उदाहरण है। सेकंड पॉइंट, यह एक ट्रांस हिमालयन नदी है। बिल्कुल सही लिखा हुआ है। यह पाकिस्तान में मिठानकोट के निकट सिंधु नदी में मिल जाती है। ये पॉइंट सरासर यहाँ पर गलत है। सतलुज नदी जो है सिंधु नदी में मिलती है, परंतु यह पाकिस्तान के मिठानकोट में नहीं मिलती है। फोर्थ पॉइंट, यह भाखड़ा नागल परियोजना के नहर तंत्र का पोषण करती है। तो फोर्थ वाला यहाँ पर सही है। तो 2, 4 यहाँ पर सही था। ऑप्शन बी राइट आंसर है। प्रश्न नंबर देखते हैं नेक्स्ट। नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए और सही उत्तर का हमें यहाँ पर चयन कर लेना है। उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से अधिक तथा औसत वार्षिक तापमान 22 सेल्सियस से अधिक रहता है। तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वनों के बारे में ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है। याद रखना है कि सदाबहार वन ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहाँ पर वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है और तापमान 22 सेल्सियस से अधिक रहता है। सेकंड पॉइंट, रोजवुड, एनी और एबोनी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन के उदाहरण हैं। तो ये पर्णपाती वन के उदाहरण नहीं है, ये सदाबहार वन के जो है उदाहरण हैं। तो इस प्रकार के प्रश्न परीक्षा में बनते हैं और आपने जो पिछले वर्षों के प्रश्न पत्र में देखा होगा प्रश्न बने हैं। प्रश्न नंबर जो है 29 है। यह भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। निम्नलिखित शैल कर्मों को उनके निर्माण के कालक्रम में व्यवस्थित कीजिए और सही उत्तर का चयन यहाँ पर कर लेना है। इस प्रकार के प्रश्न भी ज्यों के त्यों परीक्षा में रिपीट होते हैं, तो इसको भी आप ट्रिक से जरूर याद कर लीजिएगा। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है ऑप्शन ए विकल्प है। देखिए, जरूर याद रखना है कि आर्कियन जो है, आर्कियन प्रकार की चट्टानें सबसे पुरानी चट्टानें हैं और फिर उसके बाद में धारवाड़ क्रम की चट्टानें सबसे पुरानी चट्टानें हैं, फिर कुडप्पा प्रकार की और फिर आपका गोंडवाना प्रकार की। कैसे भी करके इसको ट्रिक बना लीजिएगा। ऐसे कर लीजिए, आधार, चलिए कार्ड ही लिख लीजिए, आधार कार्ड। तो ऐसे भी याद रहेगा। इसका थोड़ा सा हम आपको मैप दिखा देते हैं। देख लीजिए, यहाँ पर भारत की चट्टानों का वर्गीकरण यहाँ पर दिया गया है। आर्कियन प्रकार की चट्टानें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी। उसके बाद में धारवाड़ की चट्टानें यहाँ पर जो कर्नाटक के आसपास का क्षेत्र है यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। फिर आपका कुडप्पा की चट्टानें आंध्र प्रदेश के आसपास क्षेत्र में देखने को मिलेंगी। गोंडवाना प्रकार की जो चट्टानें हैं ये आपका झारखंड, छत्तीसगढ़ में देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर ही कोयले का सबसे अधिक उत्पादन किया जाता है। फिर आती हैं दक्कन टाइप की चट्टानें। तो दक्कन क्रम की चट्टानें सबसे लास्ट में ये वाला पॉइंट आएगा। अगर सम्मिलित हो जाता है तो इसको भी देख लीजिएगा, लास्ट में आएगा। तो इस प्रकार जो भारत के मानचित्र में इन चट्टानों का क्रम यहाँ पर दिया गया है। अब तो आपको अच्छे से इस प्रश्न को समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं अपने प्रश्न की तरफ। अब देखिए, प्रश्न नंबर लगाएंगे हम 30। नीचे दो कथन दिए गए हैं, एक को अभिकथन है तथा दूसरे को कारण आर कहा गया है। अभिकथन है, काली मृदा से फसलों को शुष्क ऋतु में भी नमी मिलती रहती है, वह फलती फूलती रहती है। काली मिट्टी के बारे में यह पॉइंट कहा गया है। काली मृदा गीले होने पर फूल जाती है तथा सूखने पर सिकुड़ने के कारण इसमें दरारें पड़ जाती है। काली मिट्टी में ये वाला पॉइंट बिल्कुल सही लिखा हुआ है। दोनों ही पॉइंट यहाँ पर बिल्कुल सही है। राइट आंसर हमारा ऑप्शन ए है। ए और आर दोनों सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या जो है करता है। काली मिट्टी जो है में कपास की खेती के लिए एक अच्छी मिट्टी मानी जाती है और गीले होने पर फूल जाती है और सूखने पर सिकुड़ जाती है और इसमें दरारें जो है पड़ जाती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित करें। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करके सही उत्तर का चयन कीजिए। मरखा घाटी किस राज्य में है? तो यह है लद्दाख राज्य में। ए का यहाँ पर 2 लिख दीजिए। अराकू घाटी आंध्र प्रदेश में है, बी का 1 आएगा। जोकू घाटी नागालैंड में है, यहाँ 4 आएगा। अर्नेलोंग घाटी उत्तराखंड राज्य में है, डी का 3 आएगा। घाटी संबंधित प्रश्न हमने आपको कराया था अभी, और यहाँ पर राइट आंसर हमारा बन चुका है 2, 1, 4, 3, तो बी यहाँ पर राइट आंसर है। प्रश्न नंबर लगाते हैं 32। कथन कांड का प्रश्न है। देखिए प्रश्न पत्र भले ही कठिन हो, परंतु यहाँ से बहुत कुछ सीखने को जरूर मिलेगा। नीचे 2 कथन दिए गए हैं, अभी कथन कांड से संबंधी प्रश्न है। विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल 15 से 30 डिग्री उत्तरी एवं दक्षिणी अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी द्वार पर स्थित है। थोड़ा सा मैप पर नज़र डालिएगा तो ये वाला पॉइंट बिल्कुल यहाँ पर सही लिखा हुआ है, क्योंकि 15 से 30 डिग्री अक्षांशों के मध्य महाद्वीपों के पश्चिमी किनारे पर जो है विश्व के अधिकांश उष्ण मरुस्थल जो है स्थित हैं। कारण व्यापारिक पवनें जैसे जैसे पश्चिम की ओर जाती हैं उनकी नमी और आर्द्रता में कमी आती जाती है। तो ये बात बिल्कुल सही है। गांव की भाषा में आप सभी जानते होंगे कि जैसे ही व्यापारिक पवनें पश्चिम की ओर चलती है तो ये नमी को क्या करते हैं, सोख ली जाती है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर बनेगा 32 का ऑप्शन ए है। दोनों कथन यहाँ पर सत्य हैं। आर ए की सही व्याख्या जो है कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न हम जो है लगाते हैं। जल संधि और यहाँ पर अवस्थिति दी गई है, सही सुमेलित करना है। बोब अल मंदोब की संधि संबंधित है यमन और जुबिती से। 1 का यहाँ पर सही है। डेवी जल संधि ग्रीनलैंड और कनाडा, बिल्कुल सही है, जानते भी हैं। डोवर जल संधि इंग्लैंड एवं आयरलैंड यहाँ पर दिया गया है। क्या डोवर जल संधि आयरलैंड संबंधित है? नहीं, यह संबंधित है इंग्लैंड और फ्रांस से संबंधित है। तो यहाँ पर तीसरे वाला पॉइंट गलत हो चुका है, इसको हटाइए, यहाँ पर हटा दीजिए। सी राइट आंसर हो चुका है। यूकाटन जल संधि एक साइड में प्रश्न आया भी था, मैक्सिको और क्यूबा से यह संबंधित है। यहाँ पर इसकी अवस्थिति है। यूकाटन जल संधि की अवस्थिति कहाँ पर है? मैक्सिको एवं क्यूबा में है। तो सी राइट आंसर था। प्रश्न नंबर 34। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। दिए गए कोड की सहायता से सही कथन या कथनों का चुनाव जो कीजिए। साल्टो एंजिल दुनिया का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। पहला कथन सही है। बेकाल झील दुनिया की सबसे पुरानी व सबसे गहरी झील है, सही पॉइंट है। क्षेत्रफल तथा आयतन के आधार पर कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील है। तो आयतन और क्षेत्रफल के आधार पर कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील है, सही पॉइंट है। नॉर्वे झीलों की वाटिका कहते हैं। नॉर्वे को झीलों की वाटिका कहते हैं? नहीं, नॉर्वे को नहीं, फिनलैंड देश को झीलों की वाटिका कहा जाता है। तो फोर्थ वाला पॉइंट यहाँ पर गलत है, हटाइए इन दोनों को। तो बी यहाँ पर राइट आंसर लगा दीजिए, क्योंकि पहला पॉइंट हम सभी जानते हैं बिल्कुल सही है। ऐसे तो अन्य पॉइंट भी जानते हैं, सभी यहाँ पर अच्छे पॉइंट थे। प्रश्न नंबर 35 है, मिलान संबंधी प्रश्न है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। ग्रैंड कैनियन संयुक्त राज्य अमेरिका, ए का यहाँ पर 2 आएगा। चिसापनी गार्ज नेपाल, बी का 3 लगा दीजिए। नोबी मैदान जापान में है, सी का 4 आएगा। अथाबस्का झील कनाडा में है, तो डी का 1 आएगा। 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1 ऑप्शन सी राइट आंसर है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये। प्रश्न नंबर 36। एक प्रश्न शायद हमसे छूट गया है, और वो प्रश्न जो है ये छूट गया था। कोपेन के वर्गीकरण के अनुसार भारत में CWG प्रकार की जलवायु कहाँ पाई जाती है? और राइट आंसर ऑप्शन यहाँ पर सी है। गंगा यमुना के मैदान में CWG प्रकार की जलवायु पाई जाती है। जी यहाँ पर जो है गंगा यमुना के मैदान से संबंधित है, तो जरूर याद रखना है। कोपेन ने जो है भारत की जलवायु को 5 भागों में बांटा था। 5 भाग के नाम है A, B, C,
डी ई ये सभी कैपिटल है। इनको इन्होंने प्रेजेंट किया था, तो सी यहाँ पर कैपिटल है और डब्ल्यू और जी यहाँ पर स्मॉल है। और 9 जो उपभागों में इन्होंने इसको बांटा था। इसका भी मैंने थोड़ा सा चित्र जो है लिया है ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आप देखिए, इंडिया क्लाइमेटिक रीजन्स अकॉर्डिंग टू कोपेन स्कीम, तो इसको जो 5 भागों में बांटा गया था। और CWG प्रकार की जलवायु ये यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी इस क्षेत्र में, इस एरिया में। यहाँ पर उत्तर प्रदेश, बिहार, दिल्ली, झारखंड में CWG प्रकार की जलवायु देखने को मिलेगी। और कुछ पूर्वोत्तर के राज्यों में भी इस प्रकार की जलवायु आपको यहाँ पर देखने को जो मिल जाएगी। सेकंड मैप भी लिया है इंडिया का। यहाँ पर CWG प्रकार की जलवायु मानसून टाइप विद ड्राई विंटर, ये जलवायु जो है कर्क रेखा से ऊपर की इस प्रकार की जलवायु आपको देखने को मिल जाएगी। यदि प्रश्न बन जाए कि उत्तर प्रदेश व बिहार में किस प्रकार की जलवायु आपको देखने को मिलती है, तो आपका आंसर होगा CWG प्रकार की जलवायु। तो दोस्तों, सेशन आपको जो है कैसा लगा है, कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव ज़रूर दीजिएगा। तो दोस्तों आज की क्लास में हमने 35 प्रश्न ही कंप्लीट किए हैं। आगे के प्रश्नों को आगे लगाएंगे। आप कमेंट करना कि आपको यह मॉक टेस्ट कैसा लगा है। और दोस्तों, अभी तो हमने 35 प्रश्न तय किए हैं, आगे सेट में नॉर्मल प्रश्न भी आपको देखने को मिलेंगे। तो आप जो है सेकंड पार्ट भी ज़रूर वॉच कीजिएगा और अपना सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद दोस्तों।